बुंदेलखंड की शान बाई केश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का पहला पाठ लेके आए हैं, शीत युद्ध का दौर। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के क्वेश्चन आंसर पर लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो आपका घ नंबर का आंसर है वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ जो आपका है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इनमें से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य का प्रकाश नहीं डालता? जो आपका ग नंबर का है, वैश्विक मामलों में तटस्थ नीति अपनाना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया गया है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताते हुए कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही एवं गलत के निशान लगाना है। देखिए, आपके 4 दिए गए हैं, 4 में से ऊपर के 3 सही है, तो चौथा जो है आपका वो आंसर पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। इसको नोट कर लीजिए आप, तीनों सही है ऊपर के, और लास्ट वाला जो है वो आपका क्या है, गलत है। नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक देश सामने लिखे हैं शीत युद्ध के दौरान किस गुट में जुड़ा था? पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका। देखिए, आप ये दिया गया उत्तर पोलैंड है, साम्यवादी गुट में शामिल था सोवियत संघ। फ्रांस पूंजीवादी में, जापान पूंजीवादी में, नाइजीरिया गुट निरपेक्ष में, उत्तरी अमेरिका साम्यवादी गुट में, और श्रीलंका था गुट निरपेक्ष में। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देख लीजिए। महाशक्तियों के छोटे छोटे से सैन्य संगठन क्यों रखती थी? 3 कारण दीजिए आप। तो ये आपका देख लीजिए, निम्नलिखित कारण है। महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से भी अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। महाशक्तियां जो थे छोटे छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। ऐसे अपन 3 कारण लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए आप। ये दिया गया है शीत युद्ध के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप, इसका उत्तर मिलेगा आपको। शीत युद्ध के दौरान भारत की, अमेरिकी और सोवियत संघ की प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? देखिए, आप ये दिया गया है उत्तर, नोट कर लीजिए आप। भारत की अमेरिका की प्रति विदेश नीति हमेशा कैसी रही है? संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया है। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान की है। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री सेना जो थी उसका बहुत सारे विरोध किया। तो आप इसको देख लीजिए आप, और नोट कर लीजिए। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति कैसी है? तनावपूर्ण संबंध भले रहे परंतु कूटनीतिक नीति स्पष्ट होती है भारत की। वैसे दोनों देशों एक दूसरे के समीप आते गए। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद की? देखिए, आप उत्तर दिया गया है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध चरम बिंदु पर था तब विश्व में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क देना है आपको। दिया गया है आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ था। पूरा देख लीजिए आप। दूसरा पार्ट है इसका, बिंदु दिए गए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के समान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निःशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।
नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व, देख लीजिए आप जो दिया गया। 5वां बिंदु देख लीजिए, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के मसूल नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी समर्थता को प्रकट करता है। 7वां देख लीजिए आप। इस प्रकार से पूरे पॉइंट आपको नोट करते चलना है। 6 से 7 पॉइंट हैं, जो अच्छे लगे वो याद कर लीजिए आप। हाँ, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अलावा दिया है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? इसका कब प्रारंभ हो? संक्षेप में लिखिए। शीत युद्ध क्या है? एक ऐसा रण क्षेत्र मानव मस्तिष्क होता है, यह हथियारों से नहीं लड़ा जाकर प्रतियोगिता, घृणा, दूसरों को नीचे दिखाकर लड़ा जाता है। शीत युद्ध में किसी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या रण क्षेत्र में नहीं होती है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए आप। तो शीत युद्ध का अर्थ राष्ट्रों के मध्य तनाव, इसमें प्रत्येक पक्ष कुछ ऐसी नीतियों का चलना है जिसका लक्ष्य स्वयं अपने को मजबूत बनाना तथा विपक्षी को अधिक से अधिक कमजोर करना होता है। इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। शीत युद्ध के समान कारण लिखना है। कभी कभी कोई इसके कारण आ जाते हैं, जितना नंबर का उतने कारण लिखना, 4 कारण 5 कारण, जितना आपको याद हो सके। ये दिए गए हैं। शीत युद्ध का सामान्य कारण संघर्षों की अनिवार्यता था, विचारधाराओं के टकराव का सामान्य कारण था। शीत युद्ध को उदित करने में सोवियत संघ पश्चिमी राष्ट्रों में विश्वास की निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। विजित प्रदेशों पर नियंत्रण की इच्छा भी शीत युद्ध का समान कारण था। परस्पर विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध का समान कारण रहा। वैसे आपको 5 पॉइंट याद कर लेना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सोवियत संघ के अमेरिकी विरोधी प्रचार ने शीत युद्ध को भड़काने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। संक्षेप में आपको क्या करना है, समझाना। तो सोवियत संघ के शासकीय प्रचार माध्यमों ने अमेरिका के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने अमेरिकी नीतियों को खुलकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधियों का भी इसमें बोलबाला था, देख लीजिए आप। शीत युद्ध की विशेषताएं लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक की दृष्टि से, इसको आप याद कर लीजिए। इसकी विशेषता निम्नलिखित हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध में नकारात्मक परिणाम स्वरूप पैदा हुआ। बाकी युद्ध था जिसमें बदले की भावना सर्वोपरि थी। शीत युद्ध 2 प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति थी, जो मूल रूप से राजनीति युद्ध का स्वरूप धारण किए हुए थे। शीत युद्ध पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं का समावेश था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 2। शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों के विवेचन। ये उत्पत्ति के कारण है, आपको हेडिंग करके फिर वर्णन करना है। युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास, सैद्धांतिक मतभेद, अमेरिकी विरोधी प्रचार। ये आपको पहले हेडिंग याद कर लेना है, इसके बाद पूरा वर्णन आपको करना है। यूरोपीय राष्ट्रों को साम्यवादी क्रांति की सफलता में गहरा आघात लगा। सोवियत संघ सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देख सकते हैं आप पूरा। अमेरिकी विरोधी प्रचार इसका कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया, अभियान चलाया, जिसमें अमेरिका ने व्यापक जन असंतोष व्याप्त हो गया। अणु बम्बों की गोपनीयता याद कर सकते हो आप। अगला पॉइंट है सोवियत संघ का वार निषेधात्मक अधिकार का प्रयोग। ये इसके कारण लिख सकते हो आप, ये आपके कारण है, आप इसको याद कर लीजिए। अणु बम्बों की गोपनीयता दिया गया है, पूरा देख लीजिए आप। लैंड लीज समझौते का समापन। लैंड लीज समझौते के आधार पर पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ की आर्थिक मदद की जाती थी, जिसे पाश्चात्य शक्ति ने अचानक रोक दिया। इसने शीत युद्ध को भड़काने में काफी योगदान दिया।
ये आपका लैंड लीज समझौता है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप, उसका 6वां पॉइंट है। आपको जितने नंबर का है उतना पॉइंट आपको याद कर लेना, उसका वर्णन याद कर लेना, तो आपको विस्तार से पूरे क्वेश्चन आंसर इस पार्ट में मिलने वाले। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव लिखना है। तो आप कोई भी 5 7 जितना आप हो सके उतना याद कर लीजिए आप। अंतरराष्ट्रीय शांति में निम्नलिखित प्रभाव थे। विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, बिल्कुल। आतंक एवं अविश्वास में वृद्धि हुई। आणविक युद्धों का खतरा भी बढ़ गया। विश्व क्या था, 2 गुटों में बटा था। एक था सोवियत संघ, दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका, अलग अलग गुटों में नेतृत्व कर रहा था। चौथा है शस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्वास का यंत्रीकरण। शीत युद्ध की वजह से विश्व के अनेक देशों ने हथियार की अन्य दौड़ को बढ़ावा दे दी, जिससे निशस्त्रीकरण का मार्ग कठिन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी स्थिति, निर्गुट आंदोलन को प्रोत्साहन, सैन्य संधियों का अस्तित्व। देखिए आप ये पॉइंट दिए गए, 5 करना था अपन ने, 7 दे दिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा याद कर सको आप। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला, प्राचीन एवं नवीन शीत युद्ध में मुख्यतः कौन कौन से अंतर है। तो आप इसको लिख सकते हो, प्राचीन और नवीन शीत युद्ध में क्या अंतर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप पूरा नोट करते चलना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप। तो आप इसको देख लीजिए आप, ये रहा आपका पूरा अंतर है नवीन शीत युद्ध और प्राचीन शीत युद्ध। इसको नोट करना है आपको, उसको देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शिथिलता के कारणों को समझाइए। तो 1947 से 87 तक चले शीत युद्ध में शिथिलता आने के मुख्य कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उदारवादी विचारधाराएं, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका की विदेश नीति अत्यंत कट्टर थी। बाद में स्टालिन तथा ट्रूमैन के उत्तराधिकारियों को समझ आया कि यह बात घर कर गई कि दोनों में क्या हो सकता है, बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका नेताओं के सह-अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। गोर्बाचेव द्वारा बुश के जियो तथा जीर्णोदय के सिद्धांतों को उचित माना, जिससे शीत युद्ध को घटाने में मदद मिली। तटस्थ की नीति और निर्गुट आंदोलन का प्रभाव। निर्गुट आंदोलन जो आपके थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासुल के त्रिमूर्ति ने विश्व को शीत युद्ध का एक नया दिया नाम, जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। 5वां पॉइंट है यूरोप में परिवर्तन की लहर। और 6वां पॉइंट है सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी। 1980 के पश्चात सोवियत संघ भारी आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा, हथियारों के निर्माण पर विपुल धनराशि खर्च करने से सोवियत संघ अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई। उसमें यह इतनी शक्ति न बची कि वो लड़ाई लड़ सके। ये पूरे कारण दिए गए हैं। शीत युद्ध को समाप्त करने में सहायक, निशस्त्रीकरण में सहायक, अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण। देखिए आप ये दूर दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान दोनों खेमों में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रतियोगिता बढ़ने लगी, जो अघोषित युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रही थी। इस तनाव को कम करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। 5वां पॉइंट है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। विकसित राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना ही गुट निरपेक्ष ने एक सफलता मिली। कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र पर भी स्वीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों गुटों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना।
वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र नवीन अंतर्राष्ट्रीय शांति अर्थव्यवस्था के मार्ग में अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है, देख लिया आप, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता पर एक लेख लिखना है। एक निबंध टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, कभी कभी 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की असफलता या कमजोरियां इसमें अपन लिख रहे हैं, तो नोट कर लीजिए आप। पहला था सिद्धांतहीन आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अवसरवादी तथा काल निकालने की नीति है। देखिए आप, चौथा पॉइंट है ठोस योजना का अभाव रहा है। पांचवा है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंध देशों में मौलिक एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के खिलाफ मोर्चाबंदी करना तो काफी दूर रहा, वे आपस में एक दूसरे की मदद करने में भी कोई इच्छुक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या योगदान है? देख सकते हो आप, भारत का क्या योगदान है, पूरा आप नोट कर लीजिए। भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में 18वें शिखर सम्मेलन में उसे नया आयाम देने में भारत की भूमिका सर्वोपरि रही है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां शिखर नई दिल्ली में आयोजित भी किया गया था। देख लीजिए आप, 1 से 16 1992 में जकार्ता शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति नरसिम्हा राव के आतंकवाद के विरुद्ध रवैये अपनाने का 10 देशों में आह्वान किया। इसके परिणाम स्वरूप सम्मेलन की अंतिम घोषणा में आतंकवाद को कड़ी निंदा की। कार्टिजिना में 18 से 20 1995 में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। पूरा नोट कर लीजिए आप, पूरा नोट करते चलना है आपको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में लिखा है, जुलाई में देखिए 2009 में से पूरा भारत के मनमोहन ने दुनिया में अविस्मृति की चेतावनी देते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर रोकथाम के लिए एक व्यापक संधि की आवश्यकता है। तो ये गुटनिरपेक्ष दिया गया है। अब आप पूरा ये चैप्टर आपका चल रहा है पहला, इसको आप नोट कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी बच्चा रह ना जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। जय हिंद।